हाँ, किसी के लिए इम्पोर्टेंस कुछ और होगा, किसी के लिए इम्पोर्टेंस कुछ और होगा, बट ये सारे फैक्टर्स काम करते हैं। लोग कोई बैटल हो रही है, कोई युद्ध हो रहा है, अगर राजा मैदान में उतरे ही नहीं, राजा मैदान में गया लड़ने को और वो पीछे छुप के देखता रहे सिर्फ, या पीछे से सिर्फ लोगों को पुश करते रहे, नहीं जाओ लड़ो, युद्ध लड़ो, वॉर करो, लड़ाई करो, कि क्या ये चैलेंजेस को फेस करने का कैपेबल होगा? तो इट्स ऑल्सो अ गुड बिजनेस। व्हाट इज द मेन पॉइंट? तो यहाँ से अगर हम लोग कोई भी कंप्लेन लेकर जाएं, किसी भी इशू को लेकर जाएं, तो हमारे इशू पे ध्यान नहीं देगा। अभी जब से इलेक्शन कमीशन ने डेट अनाउंस किया है बिहार में इलेक्शन के लिए, अब न्यूज़ में मीडिया में एक चीज चल रही है बिहार इलेक्शन को लेकर, किस कैंडिडेट को किस पार्टी से कहाँ से सीट मिला, टिकट मिला या नहीं मिला, किस पार्टी को कहाँ से किस सीट से टिकट मिला या नहीं मिला, ये चीज़ है। जिनको टिकट मिला वो खुश हैं, जिनको नहीं मिला वो नाराज। कुछ लोगों को नहीं मिला, वो नाराज हैं, तो उन्हें मनाने के लिए कुछ और सेटलमेंट कर लिया गया। जो लोग को मिल गया वो अपनी जोर शोर से प्रचार प्रसार में लग चुके हैं। अब देखो, इतने सारे कैंडिडेट्स होते हैं डिफरेंट डिफरेंट पार्टीज से, लेकिन मिलना तो टिकट किसी एक को ही है, एक विधानसभा क्षेत्र से, किसी एक लेजिस्लेटिव असेंबली से। तो जिन्हें टिकट मिला वो खुश, जिन्हें नहीं मिला वो नाराज। लेकिन इन सब के बीच ना जो बहुत ज्यादा न्यूज फिर से हाईलाइट हुई, वो है प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज। अभी कुछ दिन पहले मैं एक न्यूज की क्लिप देख रहा था, उसमें वो क्या बता रहे हैं कि उनकी पार्टी से टिकट लेने के लिए, उनकी पार्टी से इलेक्शन लड़ने के लिए कैंडिडेट्स, लगभग 12,000 कैंडिडेट्स ने एप्लीकेशन डाला था। और 12,000 कैंडिडेट्स ने जो एप्लीकेशन डाला, उस पे हर एप्लीकेशन पे हर कैंडिडेट से उन्होंने चार्ज किया 21,000 रुपीज एज अ एप्लीकेशन फी। उम्मीदवारों का आवेदन ले रहा है। 12,000 से ज्यादा लोगों ने आवेदन दिया है अलग अलग क्षेत्रों में चुनाव लड़ने के लिए। बजाबता हम लोग पैसा ले रहे हैं उसका, शुल्क लेते हैं, 21,000 रुपया ले रहे हैं आवेदन का। और अच्छा? और हजारों लोगों ने आवेदन भरा है। 21,000 रुपए ले रहे हैं आप आवेदन देने का, अगर आप उम्मीदवारी का आवेदन देते हैं 21,000 रुपया आके आपको जमा करना पड़ता है। अच्छा, और आप सिलेक्ट करें या ना करें? हाँ, वो वो बिल्कुल पूरे बिहार में जाकर देख लीजिए। अच्छा, मैंने उसमें ये कहा कि मेरी ओर से किसी ने आवेदन राघोपुर के नाम पर डाला हुआ है, पार्टी के किसी साथी ने। लड़ना नहीं लड़ना, अगर पार्टी तय करेगी कि नहीं आपको राघोपुर से लड़ना है तो लड़ेंगे। जनसुराज। तो मतलब अगर तुम कैलकुलेशन देखो तो 12,000 गुने 21,000 मतलब 12,000 मल्टीप्लाइड बाई 21,000, ये लगभग हो जाता है 25 करोड़ 20 लाख रुपए। तो इतने रुपए उन्होंने कलेक्ट किए कैंडिडेट से सिर्फ इलेक्शन लड़ने के एप्लीकेशन के नाम पर। तो अब जो एक निगेटिव कैंपेनिंग स्टार्ट हो चुका है ना प्रशांत किशोर की जन स्वराज पार्टी को लेकर, जो लोग पहले 21,000 रुपए दे चुके थे, उन्हें उम्मीद थी कि उन्हें टिकट मिलेगी, वो अब निगेटिव कैंपेनिंग कर रहे हैं सेम अपनी पार्टी के लिए, कि उन्होंने, प्रशांत किशोर ने, जन स्वराज ने उन्हें ठग लिया। मतलब ग्राउंड लेवल पे उनसे इतना काम कराया, उन्होंने इतना इतना काम किया, उसके बाद पार्टी के लिए अलग से पैसे खर्च किए, डोनेट किए, और टिकट के लिए 21,000 रुपये लिए, और एट द एंड टिकट मिला किसी और को। मतलब उन लोगों को टिकट मिला जो लोग उस एप्लीकेशन फी के अलावा और लाखों करोड़ों रुपए पार्टी को डोनेट किए, उन लोगों को। मतलब ओवरऑल पैसे पे टिकट बिका है, कहने का ये सेंस है लोगों का। और इस चीज को लेकर वो लोग काफी गुस्से में, काफी नाराज, मतलब फुल निगेटिव कैंपेनिंग सोशल मीडिया पे, लोकल लेवल पे, अपने अपने एरिया में। मतलब जितना नाम बनाया इतने साल में, 2 साल 3 साल में प्रशांत किशोर ने जन स्वराज का, लोगों के बीच में जा जाकर, मतलब वो सारा, अब मुझे ऐसा दिख रहा है कि बहुत सारे, बहुत हद तक नेगेटिव कैंपेनिंग जो स्टार्ट हो चुका है, इसका एक बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है। आई डोंट नो पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, दैट वी विल सी लेटर आफ्टर इलेक्शन। जब इलेक्शन की काउंटिंग हो जाए, इलेक्शन के रिजल्ट आ जाए, तब पता चलेगा कि कितना पॉजिटिव इम्पैक्ट आया और कितना नेगेटिव इम्पैक्ट आया लोगों के ऊपर जन स्वराज पार्टी को लेकर। बाद के नेगेटिव कैंपेनिंग से और पहले के कैंपेनिंग से, दोनों में कंपेरेटिवली क्या डिफरेंसेस आए हैं, ये समझ आएगा इलेक्शन के बाद। लेकिन मेरा जो कहने का सेंस है ना, कि भाई अगर कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है, मतलब मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस स्टार्ट करना चाहे, कोई रिटेल बिजनेस स्टार्ट करना चाहे, सर्विस सेक्टर की बिजनेस स्टार्ट करना चाहे, कंसल्टेंसी बिजनेस स्टार्ट करना चाहे, तो इन सब के साथ साथ ना वो ये भी सोच सकता है कि अगर वो एक पॉलिटिकल पार्टी भी बना ले, तो इट्स ऑल्सो ए बिजनेस। पॉलिटिकल पार्टी बनाना भी एक बिजनेस है। तुम सोच कर देखो, इतने सारे कैंडिडेट्स ने सिर्फ एप्लीकेशन के नाम पे 21,000 रुपए दिए, उसके अलावा और डोनेशन और अलग से पैसे देना पार्टी का टिकट लेने के लिए। तो इट्स अ गुड बिजनेस, एक अच्छा बिजनेस स्कोप है ये। तो और इंडिया इज ए डेमोक्रेटिक कंट्री, बाय डेमोक्रेसी है, तो जितनी चाहे उतनी पार्टी बना लो, कोई भी पार्टी बना सकता है। तो पार्टी बनाना भी एक बिजनेस है, पॉलिटिकल पार्टी खड़ी करना। और दूसरी चीज क्या है कि देखो, बिजनेस अगर स्टार्ट करते हो तो बिजनेस में भी मेहनत करना ही पड़ता है, मार्केट को समझना पड़ता है। पॉलिटिकल पार्टी बनाओगे तो यहाँ लोगों को समझना पड़ेगा, लोगों के तौर तरीके को समझना पड़ेगा, लोग क्या पसंद करते हैं। उसके बाद तुम्हें किस तरीके से लोगों को अट्रैक्ट करना है, लोगों के वोट को अट्रैक्ट करने के लिए किस क्या
कैलकुलेशंस बैठाने हैं तुम्हें। तो बिजनेस में भी सेम चीज़ है, पॉलिटिकल पार्टी में भी सेम चीज़ है। वहाँ पे पब्लिक पैसे देती है सामान खरीदने के लिए, तुम्हारे सर्विसेज लेने के लिए। यहाँ पे कैंडिडेट्स पैसे देंगे सर्विसेज लेने के लिए, मतलब टिकट लेने के लिए, और डोनेशन भी मिलता है भाई अलग अलग बिजनेस होल्डर से, बिजनेस ग्रुप से। तो इट्स ऑल्सो ए गुड बिजनेस। तो चलो ये तो हो गई भाई पार्टी पॉलिटिक्स बिजनेस की बातें, बट अब आते हैं मेन मुद्दे पे। व्हाट इज द मेन पॉइंट? मैं जिस पे वीडियोस बनाता हूँ, मैं जिस पे बातें करता हूँ, आई टॉक ऑन पीपल्स पर्सपेक्टिव, लोगों के सोचने के तरीके, साइकोलॉजिकल थॉट, सोशल थॉट्स, इन चीज़ों के ऊपर। आई एम नॉट मेकिंग एनी ओपिनियन वीडियोस या न्यूज़, आई एम नॉट टेलिंग एनी न्यूज़। मैं जस्ट एक सिनेरियो बताता हूँ कि व्हाट पीपल थिंक, हाउ पीपल थिंक, और चीज़ें कैसे चलती हैं इन द बैकग्राउंड। तो मेन जो चीज़ है, मेन जो टॉपिक है मेरे वीडियोस का, वो ये है कि पॉलिटिकल पार्टी जब टिकट देती है किसी को, तो वो किन चीज़ों को नोटिस में रखती है, किन चीज़ों के ऊपर कंसर्न होती है किसी भी कैंडिडेट को टिकट देने से पहले, फिर चाहे वो कोई भी पार्टी हो। सो गाइज, इफ़ यू लाइक माई टॉक्स, प्लीज़ लाइक माई वीडियोज़, ऑल्सो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, and please share it to your friends and families also, so that they can also watch. Also, if you have anything to say, your points, your opinion, your point of view, you can say it in the comment box. हाँ, किसी के लिए इम्पोर्टेंस कुछ और होगा, किसी के लिए इम्पोर्टेंस कुछ और होगा, बट ये सारे फैक्टर्स काम करते हैं। पब्लिक रिलेशन, किसी भी कैंडिडेट का पब्लिक रिलेशन कैसा है, पॉलिटिकल पार्टी के साथ कनेक्शन कैसा है, उसका पॉलिटिकल बैकग्राउंड कैसा है, सोशल बैकग्राउंड कैसा है, क्राइम बैकग्राउंड कैसा है, वो कितने पैसे खर्च कर सकता है पार्टी के लिए इलेक्शन में, पीपल के साथ कनेक्टिविटी कैसी है, वो कितने वोट अट्रैक्ट कर सकता है, उसके वोट अट्रैक्शन कैपेसिटी कितनी है, उसकी लीडरशिप क्वालिटी, ये सब कुछ, ये तमाम चीज़ें देखती है पार्टीज किसी भी कैंडिडेट को टिकट देने से पहले। अब इसमें बहुत सारे अच्छे लोग भी होते हैं, बहुत सारे थोड़े क्रिमिनल बैकग्राउंड वाले भी होते हैं, बहुत सारे और डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों में इन्वॉल्व भी होते हैं। तो अब देखो, बिहार इलेक्शन में नेशनल पार्टी, बीजेपी, कांग्रेस सब है, लोकल पार्टी, रीजनल पार्टी, जेडीयू, नेशनल पार्टी, आरजेडी सब है। सब अपने अपने कैंडिडेट्स को टिकट दे रही है डिफरेंट डिफरेंट सिनेरियोज के ऊपर, डिफरेंट डिफरेंट फैक्टर्स को कंसिडर करके। लेकिन इन सब के बीच जन स्वराज पार्टी जो है, उसका सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है पढ़े लिखे लोगों को टिकट देना है, पढ़े लिखे लोगों को इलेक्शन में खड़ा करना है, पहला चीज़। दूसरा, उनका कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड नहीं हो, इन चीज़ों के ऊपर वो बात करते थे। ठीक है, अब आई डोंट नो कि कितने लोगों को टिकट मिला, किन को टिकट मिला, नहीं मिला, दैट इज़ नॉट द थिंग। मेरा मेन पॉइंट है कि जिन लोगों को भी टिकट मिला, वो बहुत सारे अच्छे लोग भी हैं, उनका प्रोफेशनल बैकग्राउंड अच्छा है, लेकिन मेन चीज़ है कि जो पब्लिक जो वोट करेगी, वो किन चीज़ों को कंसिडर करती है, वो क्या देखती है किसी भी कैंडिडेट के अंदर, कि जिस पार्टी को या जिस कैंडिडेट को वो वोट कर रहे हैं, उनका वोट मतलब यूज़फुल होगा या नहीं, वो कैंडिडेट जीतने का कैपेबल है या नहीं, ये सारी चीज़ें पब्लिक ज़रूर देखती है। दूसरा, एक जो पुराना माइंडसेट चल रहा था लोगों का कि भाई इस पार्टी को हम वोट देते आए हैं शुरू से, तो इसी को वोट करना है, ये कैंडिडेट अच्छा है, ये हमारे बीच का है, ये सारे फैक्टर्स। लेकिन दो चीज़ें हैं, एक तो जन स्वराज से लोग नाराज चल रहे हैं बहुत सारे, जो लोग पैसे देकर हंस चुके हैं कि भाई मुझे टिकट मिलना चाहिए था, नहीं मिल पाया, इन चीज़ों से नाराज है, वो लोग निगेटिव कैंपेनिंग कर रहे हैं अब जन स्वराज के लिए। और ऐसा और भी पार्टीज में होता है कि जिनको टिकट नहीं मिला वो लोग नाराज हो जाते हैं, लेकिन उनके लिए ये मुद्दा बहुत बड़ा नहीं होता है कि वो निगेटिव कैंपेनिंग कर ले अपनी पार्टी के लिए, क्योंकि जो कैंडिडेट को टिकट मिला है वो बहुत स्ट्रांगली एक्टिव हो जाता है अपने विधानसभा क्षेत्र में, अपने लेजिस्लेटिव असेंबली एरिया में। लेकिन जन स्वराज के लिए क्या है कि जो कैंडिडेट, मतलब ऐसे बहुत लार्ज नंबर ऑफ कैंडिडेट्स थे जो उम्मीद लगाए हुए थे कि भाई मुझे टिकट मिलेगा, लेकिन नहीं मिल पाया, और वो लोग सोशल मीडिया पे एक्टिव थे बहुत ज़्यादा, लोकल एरियाज़ में भी वो काफ़ी एक्टिव थे। अब वो लोग निगेटिव कैंपेनिंग जब कर रहे हैं, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है ना, कि प्रशांत किशोर या जन स्वराज पार्टी जिस भी कैंडिडेट को टिकट दी है, वो ऑलमोस्ट अच्छे बैकग्राउंड से, उनका पॉलिटिकल बैकग्राउंड बहुत स्ट्रॉन्ग होना हो, लेकिन प्रोफेशनल बैकग्राउंड बहुत अच्छा है बहुत सारे लोगों का। तो अब आते हैं पब्लिक के बीच में। पब्लिक किस तरीके से सोचती है, मतलब कोई एक ऐसा कैंडिडेट जो एक स्टेबल पार्टी से है, नेशनल पार्टी से है, या जिस पार्टी का एक अच्छा होल्ड रह चुका है बिहार में बहुत पुराने टाइम से, उस पार्टी का कोई कैंडिडेट है, भले ही उसका वो ट्रैक रिकॉर्ड बहुत अच्छा नहीं रहा हो, थोड़ा कुछ क्रिमिनल बैकग्राउंड हल्का हो भी या ज़्यादा भी हो, लेकिन उसके सामने अगर कोई पढ़ा लिखा कैंडिडेट है जिसका प्रोफेशनल बैकग्राउंड अच्छा है, तो पब्लिक किस पे ज़्यादा भरोसा करती है, किस पे ज़्यादा वोट डालने का चांसेस होता है।
और इन चीज़ों के ऊपर ना एक और वीडियो मैं बनाऊंगा अभी, जैसे नीतीश कुमार के ऊपर, स्पेशली नीतीश कुमार के ऊपर लोग उनके बारे में किस तरीके से सोचते हैं और उनके बारे में क्या मीडिया में चीज़ें जो चलती है। मेन जो चीज़ चलती है कि भाई वो कभी भी पार्टी बदल लेते हैं, कभी भी अलायंस बदल लेते हैं। मैं इस पर एक नेक्स्ट वीडियो लाऊंगा और उस पर जो जिस तरीके से मैं सोचता हूँ, मेरा जो अपना थॉट है, मैं उस पर बात करूंगा। तो अभी आज का टॉपिक जन स्वराज पार्टी और उसके कैंडिडेट्स। मतलब अगर तुम डॉक्टर के सी सिन्हा को देखो, वो मैथ्स के बहुत रेनॉन्ड प्रोफेसर हैं, बहुत सारी किताबें लिख चुके हैं, मैं भी पढ़ा हूँ उनकी बुक से मैथ्स। लेकिन जब कोई प्रोफेशनल बैकग्राउंड, अच्छे प्रोफेशनल बैकग्राउंड का आदमी इलेक्शन में आता है, लोग उनके बारे में कैसे सोचते हैं, मतलब वो उनके पब्लिसिटी को या उनके नेम फेम को, लोग उस नेम फेम पे वोट करते हैं या नहीं करते हैं, दैट इज द मेन कंसर्न। लोग किस तरीके से सोचते हैं ना कैंडिडेट्स के बारे में, अगर वो कोई स्टेबल पार्टी से है, कोई पुरानी पार्टी से है, वो अच्छा भी है, वो उसका प्रोफेशनल बैकग्राउंड अच्छा है, वो नया नया पहली बार भी खड़ा हो रहा है, तो फिर भी लोग उस पर भरोसा कर लेंगे ये काम करेगा। लेकिन एक नई पार्टी, जन स्वराज जैसी पार्टी, वो अगर अपने नए कैंडिडेट को खड़ी कर रही है, तो लोग के दिमाग में ये चीज़ आएगा ना पहला, कि अगर इसका प्रोफेशनल बैकग्राउंड अच्छा है तो इसका तो लाइफ स्टाइल बिल्कुल अलग था ना। ये अगर डॉक्टर था तो इसका एक काम क्या था कि डेली उठना है, पेशेंट्स के साथ रहना है, पेशेंट को देखना है। प्रोफेसर है तो उसे कॉलेज जाना है या अपने इंस्टीट्यूट जाना है, पढ़ाना है। कोई अगर इंजीनियर है तो वो अपने प्रोफेशनल लाइफ में बिजी है। कोई ऑफिसर था तो वो पहले ऑफिसर था, आज के डेट में ठीक है। ऑफिसर्स के लिए एक अलग सीन है क्योंकि वो पब्लिक के बीच में रह चुका होता है, उसे एडमिनिस्ट्रेशन का पता होता है। लेकिन डॉक्टर्स लेकिन डॉक्टर्स, प्रोफेसर्स, इंजीनियर्स, ये सारे लोग बहुत ज़्यादा एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल वाले नहीं होते हैं। इनके पास बहुत ज़्यादा एडमिनिस्ट्रेशन का वो या फिर बहुत ज़्यादा पब्लिक रिलेशन का वो नॉलेज नहीं होता है। उतने ज़्यादा पॉलिटिकली एक्टिव भी नहीं होते, उतने ज़्यादा पब्लिक के बीच में जाने को भी लेकर बहुत एक्टिव नहीं होते हैं। पब्लिक रिलेशन भी उनका बहुत स्ट्रांग नहीं होता है, जब तक वो अपने प्रोफेशनल लाइफ में होते हैं। लेकिन अब वो अगर पॉलिटिकल लाइफ में, पॉलिटिकल करियर में शिफ्ट हो रहे हैं, तो लोगों के बीच में ये एक पहला चीज़ डाउट आता है कि ये पॉलिटिकली इतना एक्टिव होगा या नहीं होगा। इसके पास हम लोग अपना प्रॉब्लम अगर लेकर जाएँ तो इसके पास सुनने का टाइम होगा या नहीं होगा? ये हमारे प्रॉब्लम्स के ऊपर ध्यान देगा या नहीं देगा? हम लोग इससे डायरेक्ट कनेक्ट हो पाएँगे या नहीं हो पाएँगे? अब देखो सिटीज़ और विलेज, ये दोनों एरियाज़ में ना वोटिंग का पैटर्न बहुत ही डिफरेंट होता है। सिटीज़ में क्या होता है, लोग मेनली फोकस्ड होते हैं डेवलपमेंट पे। कितना वो डेवलपमेंट कर देता है सिटी का या अपने एरिया का, उस असेंबली का, उस कॉन्स्टिट्यूएंसी का। लेकिन विलेज एरियाज़ में ऐसे जगह से जो लोग खड़े होते हैं ना, वहाँ पे लोग देखते हैं कि वो हमारे बीच का है, तो हमारे बीच आकर बैठता है या नहीं, हम उससे डायरेक्ट कनेक्ट हो पाते हैं या नहीं, हमें उससे रोज़ मिलने-जुलने को मिल पाता है या हो पाता है या नहीं। दैट इज़ द इम्पोर्टेंट फैक्टर। लोगों को लगता है या लोग ये देखते हैं कि वो पार्टीज़ में या छोटे-बड़े फंक्शंस में हमारे बीच में रहता है या नहीं रहता है। फेस्टिवल्स के टाइम, किसी भी ऑकेज़न में वो हमारे बीच आता है या नहीं आता है कैंडिडेट। तो मतलब वो उनके साथ एक बहुत ही क्लोज़ कनेक्टिविटी को फ़ील करना चाहते हैं, जो भी लोग वोट करते हैं अपने-अपने एरिया में। लेकिन सिटीज़ में थोड़ा डिफरेंट है, तो मेबी सिटीज़ में थोड़ा एक अच्छा बेनिफिट मिल जाए जनसुराज को, लेकिन लोकल एरियाज़ में और मेनली चीज़, बहुत सारी ऐसी लेडीज़, बहुत सारे ऐसे लोग जो कम पढ़े लिखे लोग हैं, उनके बीच में अभी वो पब्लिसिटी मुझे नहीं दिखता कि वो पब्लिसिटी है जनसुराज का या प्रशांत किशोर का। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं ना जिनके दिमाग में वो एक चुनाव चिन्ह छपा होता है पहले से कि मैं इस चुनाव चिन्ह को, इस पार्टी को शुरू से वोट करते आ रहा हूँ, करती आ रही हूँ, तो हमेशा इसी को ही करना है। उनके दिमाग में एक ऐसी चीज़ें चल रही होती हैं, या बहुत ज़्यादा अगर शिफ्ट कर रही हैं वो अपने वोटिंग पैटर्न को, वोटिंग को, तो वो एक पार्टी से दूसरी पार्टी में शिफ्ट करेंगे तब जब कोई दूसरा पार्टी भी बहुत अच्छा हो और दूसरा पार्टी का एक अच्छा नाम चल रहा हो अभी, और वो उसका वो भी एक स्टेबल पार्टी हो, ये पुरानी पार्टी हो तब। लेकिन जनसुराज जैसी नई पार्टी के लिए थोड़ा तो, और दूसरी चीज़ नेगेटिव कैंपेनिंग जो लोकल उसके कैंडिडेट्स स्टार्ट कर चुके हैं जिनको टिकट नहीं मिला उनकी वजह से, उसका जो नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा, आई थिंक इसका एक अच्छा नेगेटिव इम्पैक्ट आ सकता है। अब आएगा या नहीं आएगा, दैट वी विल नो आफ्टर द इलेक्शंस रिजल्ट। अब जनसुराज का देखो कि वो लोगों के बीच में बहुत फेमस होगा, लेकिन वैसे लोगों के बीच में जो सोशल मीडिया पे एक्टिव हैं, स्टूडेंट लोग हो गए, प्रोफेशनल लोग हो गए, उनके बीच में। लेकिन अभी भी गाँव में ना, गाँव की जो लेडीज़ होती हैं, गाँव के जो कम पढ़े लिखे लोग हैं, उनके बीच में अभी भी वो पब्लिसिटी या वो चेहरा नहीं है जनसुराज का, कि इस पार्टी को एकदम मतलब कोई भी खड़ा हो जाए तो मुझे इसी पार्टी को वोट करना है। ऐसे लोग अभी हैं, होंगे, कुछ बन गए होंगे कुछ नए, लेकिन वो पुराने लोग अभी भी वैसे नहीं हो जाएंगे कन्वर्ट कि भाई जनसुराज को ही वोट करना है। और पढ़े लिखे जो कैंडिडेट्स जनसुराज खड़ा करे या कोई भी डिफरेंट पार्टी खड़ी करे, अगर लोग ये देखते हैं कि हाँ ये पढ़ा लिखा अच्छा है तो उसका एक अच्छा बेनिफिट मिलता है ज़रूर। लेकिन जब कोई नई पार्टी पढ़े लिखे कैंडिडेट्स को सिर्फ खड़ी करती है, जिनका कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं रहा हो, उसके बारे में लोग ना ये भी चीज़ सोचते हैं कि क्या ये चैलेंजेस को फेस करने का कैपेबल होगा,
क्योंकि इसका तो भाई बहुत ही सिंपल, बहुत ही सोबर लाइफ रहा है, बहुत ही प्रोफेशनल करियर रहा है, प्रोफेशनल लाइफ जिया है ये। प्रोफेसर रहा है, डॉक्टर रहा है, इंजीनियर रहा है, या कुछ भी रहा है, सोशल वर्कर रहा है, फिलैंथ्रोपिस्ट रहा है, जो कुछ भी है। लेकिन पॉलिटिक्स में जिस तरीके की चीज़ें चलती हैं, करप्शन भी होती है, उसके बाद थोड़े जो वहाँ के बहुत छोटे बड़े लीडर्स हैं, जिनका थोड़ा इलीगल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्वमेंट है, थोड़े क्राइम में इन्वॉल्वमेंट होता है, जो लोग कॉन्ट्रैक्टर टाइप होते हैं या छोटे बड़े कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं, जिनका पॉलिटिकल पार्टी के साथ पैसे का लेन देन होता है, ऑफिसर्स के साथ एक अच्छा उठना बैठना होता है, उन सबको वो टैकल कर पाएगा ये आदमी या नहीं, इन चीज़ों को लोग बहुत ज़्यादा सोचते हैं, खासकर बिहार जैसे स्टेट में ऐसा लोग सोचते हैं। ये मैं देख चुका हूँ पर्सनली कि कोई अच्छा कैंडिडेट अगर खड़ा हुआ है, उसके अगेंस्ट में कोई दूसरी पार्टी से कोई ऐसा स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट है जो बाहुबली टाइप है, जो थोड़ा स्ट्रॉन्ग लीडर है, या जिसका एक अच्छा पकड़ है लोकल लोगों में, और उसका एक डर भी है लोगों में, ये भी चीज़ है। तो ऐसे में लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि मतलब अच्छे वाले को अगर हम वोट देते हैं, लेकिन उतने सारे लोग वोट देंगे या नहीं। दूसरी कास्ट वाली चीज़ जो है वो भी बहुत मेजर चीज़ है। तो वो पर्टिकुलर पर्सन अगर किस कास्ट से है, ये बहुत बड़ा फैक्टर होता है, किस पार्टी से है, ये बहुत बड़ा फैक्टर है कि लोग उसे किसे वोट करने के लिए चूज़ करें। अच्छे वाले को करते हैं तो जीतने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? अगर वो जीत गया तब तो फिर ठीक है, लेकिन अगर हार गया और दूसरे पार्टी से कोई दूसरा जीता, लेकिन बहुत कम मार्जिन से जीता, और वो बाहुबली टाइप है, वो गुंडा टाइप आदमी है, अगर किसी पार्टी से है, तो लोगों के अंदर ये एक डर होता है कि फिर मेरी बात नहीं सुनेगा। इधर से अगर उसको पता चला कि इस एरिया से तो वोट कम मिला है उसको, तो यहाँ से अगर हम लोग कोई भी कंप्लेन लेकर जाएँ, किसी भी इश्यू को लेकर जाएँ, तो हमारे इश्यू पे ध्यान नहीं देगा। तो ऐसे में किसे वोट करें? अच्छे वाले को करें या गलत वाले को करें? तो ये एक बहुत बड़ा एक डायलेमा, एक कन्फ्यूज़न क्रिएट होता रहता है लोगों के बीच में। और भाई प्रशांत किशोर के ऊपर तो भाई शुरू से एक ही चीज़ चलती आ रही है कि इतने पैसे कहाँ से ला रहे हैं वो, इतने पैसे कहाँ से खर्च कर रहे हैं वो, इतने डोनेशन कौन दे रहा है? तो इसका एक अच्छा खासा वो सफाई दे चुके हैं न्यूज़ मीडिया में कि यहाँ से पैसे आए, इन्होंने पैसे दिया, मेरे को, मैं सरस्वती से पैसे कमाता हूँ, मैं अपनी बुद्धि विद्या से पैसे कमाता हूँ, वो पैसे खर्च करता हूँ पार्टी के लिए। तो ये सब तो दे चुके हैं, लेकिन ये जो लास्ट में जो अभी न्यूज़ में आ रहा है ना, 12,000 लोगों ने कैंडिडेचर के लिए अप्लाई किया, एप्लीकेशन डाले, और हर कैंडिडेट्स के ऊपर 21,000 रुपए, और उसके बाद फिर टिकट लेने के लिए अलग से लाखों करोड़ों रुपए। जो लोग दिए उनको टिकट मिला, जो लोग नहीं दिए उनको टिकट नहीं मिला, सिंपल। और वो जो एक इलेक्शन के डेट आने से पहले जो इन्वायरमेंट क्रिएट हो रहा था ना जनस्वराज को लेकर, और इलेक्शन के डेट आने के बाद से जो इम्पैक्ट क्रिएट हो रहा है और जो माहौल क्रिएट हो रहा है, इसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस है भाई, बहुत ज़्यादा डिफरेंस दिख रहा है। मतलब अब वो वाला स्ट्रेंथ दिख ही नहीं रहा है जनस्वराज में। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ तो भाई प्रशांत किशोर खुद इलेक्शन नहीं लड़ रहे हैं, और लोगों के दिमाग में ये एक अब चीज़ सेट हो चुकी है ना कि जिसका राजा या जिस पार्टी का जो सबसे सर्वे सर्वा है, जिस पार्टी का जो मेन ऑनर है, अगर वही इलेक्शन लड़ने से डर रहा है, तो फिर बाकी के लोग क्या लड़ेंगे इलेक्शन, किस स्ट्रेंथ से लड़ेंगे इलेक्शन? क्योंकि उस पे बहुत सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं। अब जैसे कोई सपोज़ कोई हिस्ट्री उठाकर देख लो, कोई बैटल हो रही है, कोई युद्ध हो रहा है, अगर राजा मैदान में उतरे ही नहीं, राजा मैदान में गया लड़ने को और वो पीछे छुप के देखता रहे सिर्फ, या पीछे से सिर्फ लोगों को पुश करते रहे, नहीं जाओ लड़ो, युद्ध लड़ो, वॉर करो, लड़ाई करो, और राजा दिखे ही नहीं मैदान में बराबर, वो सिर्फ पीछे से पुश करता रहे, तो इसका वो इम्पैक्ट नहीं आ सकता है। आर्मी वहाँ की फिर वो स्ट्रेंथ के साथ नहीं लड़ सकती है, जब तक कि उसका राजा उसके सामने ना दिखता हो कि हाँ राजा हमारे साथ खड़ा है। तो प्रशांत किशोर के साथ भी वही वही एक सीन हो रही है। मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि वो पहले जो माहौल बन रहा था कि वो यहाँ से लड़ेंगे, राघोपुर से लड़ेंगे, या इसके अगेंस्ट लड़ेंगे, उसके अगेंस्ट लड़ेंगे, और एट द एंड फिर पता चल रहा है कि वो नहीं, वो सिर्फ अपना वो पुराना जो उनका जो काम रहा है एज ए स्ट्रेटेजिस्ट, वही करना है उन्हें सिर्फ। तो ये बिल्कुल एकदम जस्ट चीजें, ऐसा लगता है कि बिल्कुल वक्त बदल गया, जज्बात बदल गए, ऐसा वाला सीन आ रहा है। तो इलेक्शन के डेट आने से पहले जो माहौल था और अभी जो माहौल है वो बिल्कुल डिफरेंट है, और मुझे लगता है इसका एक अच्छा फायदा उठा लेगी पुरानी पार्टी, नेशनल लेवल की पार्टीज, एनडीए, जेडीयू, बीजेपी आराम से उठा सकती है कोई भी पार्टी, क्योंकि जो माहौल क्रिएट किया उन्होंने वो सब कुछ एट द एंड जब एक फाइनल टाइम आ रहा है तो वहां पे दिख रहा है ऐसा कि बिल्कुल डाउन होता जा रहा है चीज। अब मे भी प्रशांत किशोर का एक अपना कैलकुलेशन होगा कि उन्हें लगता हो कि वो इस पर्टिकुलर सीट से जीत सकते हैं या नहीं जीत सकते हैं, जीतने की प्रोबेबिलिटी कितनी है। तो हारने से बेटर है कि भाई तुम इलेक्शन में खड़े ही ना हो, कि तुम्हारा जो एक पुराना नाम बना आ रहा है कि तुम तो दूसरे को इलेक्शन जिताते आ रहे हो, खुद इलेक्शन हार गए, तो ये वाला चीज़ मे बी उनके ऊपर हो, या फिर उनका और कुछ कैलकुलेशन हो, या फिर कुछ और भी उनका एक अपना स्ट्रैटेजी चल रहा हो। बट एक चीज़ तो माननी पड़ेगी, लोगों में वो इम्पैक्ट अभी नहीं दिख रहा है जो इम्पैक्ट इलेक्शन के डेट्स अनाउंस होने से पहले था, जनसुराज को लेकर या प्रशांत किशोर को लेकर।
और एक और मेजर फैक्टर ये भी है उनके साथ कि वो शुरू से सबसे ज़्यादा जो अटैक किए हैं, वो किए हैं आरजेडी के ऊपर, तेजस्वी यादव के ऊपर। नीतीश कुमार से भी ज़्यादा वो अटैक किए हैं तेजस्वी यादव के ऊपर। और उनका जो मेन नाम जो किसी ने एप्लीकेशन या फाइल भी किया था, या वो खुद से भी फाइल किए हों, या खुद से भी कभी न्यूज़ में ये चीज़ ला दिए हों कि वो राघोपुर से या तेजस्वी यादव के अगेंस्ट खड़े होना चाहते हैं इलेक्शन में। तो लोगों के बीच में एक हाइप था, एक मूड बना हुआ था कि अच्छा वो प्रशांत किशोर वहाँ से खड़ा होंगे। लेकिन उन्हें पता नहीं, आई डोंट नो व्हाट हैपेंड इन द लास्ट फ्यू डेज़ कि उनका नाम बिल्कुल वो अपने आप को पीछे खींच लिए इस चीज़ से भाई, कि यहाँ से इलेक्शन नहीं लड़ना या इलेक्शन लड़ना ही नहीं है। और वो पार्टी के सबसे मेन हेड है, मेन लीडर है। तो वो किसी ऐसी जगह से भी नहीं लड़ सकते जहाँ पे कोई पार्टी का कोई छोटा कैंडिडेट खड़ा हो किसी दूसरी पार्टी से। ऑब्वियसली उनको उसी पार्टी से, उसी सीट से लड़ना होगा जिस सीट्स पे किसी पार्टी का मेन लीडर खड़ा हो। या तो वो नीतीश कुमार हो, या तेजस्वी यादव हो, या कांग्रेस का कोई बहुत बड़ा लीडर हो, या फिर बीजेपी का कोई बहुत बड़ा लीडर हो। वो ऐसी जगह से हैं, जैसे सम्राट चौधरी, या फिर तेजस्वी यादव, नीतीश कुमार, इस टाइप के कोई लीडर, इनके अगेंस्ट में ही खड़ा होना होगा उनको अगर होना है तो। किसी छोटी पार्टी, किसी छोटे कैंडिडेट के अगेंस्ट में खड़े नहीं हो सकते वो। तो मे बी उनका कैलकुलेशन कुछ और बता रहा होगा कि भाई इस बार तो तुम नहीं जीत पाओगे इस जगह से, या फिर कुछ और तुम प्लान कर रहे हो, या फिर कुछ और उनके दिमाग में चल रहा हो। तो आई डोंट नो। और लोगों के अंदर जो कन्फ्यूज़न है कि ये खुद के लिए काम कर रहे थे, खुद की पार्टी के लिए एक्चुअल में काम कर रहे हैं, खुद की पार्टी के लिए स्ट्रैटेजी बना रहे थे, इन्हें सच में बिहार के लिए इतना कुछ काम करना था, या फिर जस्ट एक इनका मतलब पैसे कमाने का तरीका है, या फिर एक अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने का तरीका है। एज आई सेड बिफोर कि पॉलिटिकल पार्टी भी बनाना एक तरीके का बिजनेस ही है, जैसे कंसल्टेंसी बिजनेस, मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस, सर्विस सेक्टर की बिजनेस, ये सब बिजनेस की तरह पॉलिटिकल पार्टीज भी एक तरीके का बिजनेस ही है। तो लोग के अंदर जो ये कन्फ्यूज़न है कि ये एक अपना बिज़नेस एम्पायर बना रहे थे, बिज़नेस एम्पायर, या फिर सच में बिहार के लिए कुछ काम करना है इन्हें, सच में ये अपनी पार्टी के लिए स्ट्रैटेजी बना रहे थे। ये एक बहुत बड़ा कन्फ्यूज़न, एक बहुत बड़ा डाउट क्रिएट हो चुका है लोगों के दिमाग में। इनका तो काम ही है पैसा कमाना, स्ट्रैटेजी बनाना, कंसल्टेंसी करना और पैसे कमाना। तो यहाँ भी सिर्फ़ पैसे ही कमाने आए हों, बहुत सारे लोग ऐसा भी सोचते हैं। बहुत सारे लोगों को लगता है कि सच में काम करेंगे, लेकिन लेट्स सी कि वोट कितना मिल पाता है, वोट में कितना कन्वर्ज़न हो पाता है उनके नाम पे। अब उनके नाम पे क्या ही बोला जाए, उनका तो खुद ही नाम नहीं आ रहा है इलेक्शन में। तो ये एक मेरा वीडियो था भाई, हाउ डज़ पॉलिटिकल पार्टीज़ डिसाइड टू चूज़ देयर कैंडिडेट्स। और फिर लोग कैसे सोचते हैं उस कैंडिडेट के बारे में, नए कैंडिडेट के बारे में, पुराने कैंडिडेट के बारे में, पढ़े लिखे कैंडिडेट के बारे में, या फिर जो लोकल एस्टेब्लिश्ड कैंडिडेट है उसके बारे में। लोग किस तरीके से वोट करते हैं, क्या सोचकर वोट करते हैं, इन चीज़ों के ऊपर मैं जो एक सिंपल सा एक अपना एनालिटिक्स था, जो मेरा एक अपना थॉट था, मैं उन चीज़ों पे थोड़ी सोचा बात करूँ। So if you like the video, please like, please subscribe my channel, and also please share it to your friends and families. और कुछ ओपिनियन हो आपका, आपका कुछ अपना थॉट हो, you can share it in the comments. So thanks for watching till end guys. Thank you.